भारत में एक बार फिर जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और इस बार 14 साल के लंबे अंतराल के बाद केंद्र सरकार ने इस जनगणना को जनगणना 2027 नाम दिया, जिसमें पहली बार जाति आधार पर भी गिनती की जाएगी। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह प्रक्रिया 2 फेज में पूरी की जाएगी। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से, यानी पहले फेज में 4 पहाड़ी राज्यों यानी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जनगणना की शुरुआत होगी। दूसरा फेज 1 मार्च 2027 से, यानी दूसरे फेज में देश के बाकी सभी राज्यों में जनगणना का काम शुरू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने अपने प्रेस रिलीज में यह भी साफ किया कि इस बार जनगणना केवल आबादी की गिनती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें हर घर जाकर जाति की भी जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए आवश्यक अधिसूचना 16 जून 2025 को राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित की जा सकती है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। ये आजादी के बाद पहली बार होगा जब भारत में आधिकारिक तौर पर जातियों की गणना की जाएगी। जाति जनगणना क्या होती है? जाति जनगणना मतलब जब सरकार हर इंसान से उसकी जाति पूछकर उसका रिकॉर्ड रखती है। ये गिनती बाकी जनगणना के साथ ही होती है। जैसे नाम, उम्र, पता वगैरह पूछा जाता है, वैसे ही अब जाति भी पूछी जाएगी। भारत जैसे देश में जहां जाति लोगों की सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन तय करती है, वहां ये डेटा कई पॉलिसी बनाने में बहुत काम आ सकता है। जाति जनगणना का इतिहास ब्रिटिश टाइम 1881 से 1931। अंग्रेजों ने हर 10 साल में जाति गिनी ताकि वो इंडिया की सोशल स्ट्रक्चर समझ सके और अपनी हुकूमत मजबूत कर सके। आजादी के बाद पहली जनगणना में पंडित नेहरू की सरकार ने SC ST को छोड़कर बाकी जातियों की गिनती बंद कर दी। उनका मानना था कि इससे जातिवाद और ज्यादा बढ़ेगा। 1961 में ढील, केंद्र ने राज्यों को कहा कि वो अपने स्तर पर OBC की पहचान करें, लेकिन नेशनल लेवल पर फिर भी जाति की गिनती नहीं हुई। मंडल कमीशन 1980, इसने OBC को 27% आरक्षण देने की सिफारिश की, पर जातिगत डेटा नहीं था, जिससे साफ साफ अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कितनी आबादी OBC है। SECC 2011, यूपीए की सरकार ने जाति और सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाई, लेकिन इसके आंकड़े कभी पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हुए। राज्य स्तरीय कोशिशें, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक जैसे राज्यों ने खुद अपने यहाँ जाति सर्वे कराया। 2023 में बिहार ने बताया कि OBC और EBC मिलाकर उनकी आबादी 63% से ज्यादा है। अब जाति जनगणना क्यों जरूरी है? सबसे पहले बात करते हैं सोशल जस्टिस। अगर ये पता हो कि किस जाति की कितनी आबादी है और उनकी हालत कैसी है, तो आरक्षण और बाकी वेलफेयर स्कीम्स सही जगह पहुंच सकती हैं। नीतियों में सुधार, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन जैसी जगहों पर जो असमानता है उसे समझने के लिए ये डेटा जरूरी है। राजनीतिक भागीदारी, ये गिनती दिखा सकती है कि किन जातियों को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा। राज्यों की मिसाल, बिहार जैसे राज्य ने दिखा दिया कि जाति की गिनती से नीति बनाना आसान और असरदार हो जाता है। हकीकत का पता, जब तक सही आंकड़े नहीं होंगे तब तक सिर्फ अनुमान के आधार पर नीतियां बनती रहेंगी, जो कई बार गलत साबित होती हैं। कैसे होगी जातीय जनगणना? सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश में हर 10 साल में जनगणना कराती है। दशक के पहले साल में ही इसका प्रोसेस पूरा कर लिया जाता है। इसके बाद जनगणना से जुड़े आंकड़ों को पब्लिक किया जाता है। 1951 से लेकर 2011 तक भारत में लगातार जनगणना की गई। इस जनगणना के साथ ही भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों का अलग रिकॉर्ड पब्लिश होता है। इनमें दलितों और आदिवासियों की संख्या रखी जाती है। हालांकि भारत में सभी जातियों का विवरण नहीं दिया जाता। 2011 तक जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम होते थे, जिसमें नाम, पता, बिजनेस, शिक्षा और माइग्रेशन जैसे सवाल लिखे रहते थे। इसके साथ ही SC और ST कैटेगरी का भी रिकॉर्ड लिखा जाता था। अब जाति जनगणना होगी तो इसमें कुछ ज्यादा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। जाति जनगणना पहले क्यों रोकी गई थी? राष्ट्रीय एकता का डर। नेहरू जी और उनके साथियों को लगता था कि जाति पर ज्यादा जोर देने से देश में एकता कमजोर होगी। तकनीकी दिक्कतें, हजारों जातियां और उपजातियां हैं, सबको गिनना, उनका वर्गीकरण करना और डेटा को समझना बहुत मुश्किल काम है। सामाजिक सुधार की सोच,
आजादी के बाद का इंडिया जातिवाद से ऊपर उठना चाहता था, इसलिए जाति की बात को कम करने की कोशिश हुई। जाति गणना से क्या बदलेगा? बेहतर पॉलिसी, आरक्षण और दूसरी स्कीम्स ज्यादा टारगेटेड और असरदार बन सकेंगी। चुनावी रणनीति, राजनीतिक पार्टियां आंकड़ों के आधार पर अलग अलग समुदायों को ध्यान में रखकर कैंडिडेट और एजेंडा तय कर सकती हैं। सोशल इंपैक्ट, एक तरफ जहां इससे जातिगत पहचान और मजबूत हो सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उन्हें पहली बार सही तरीके से आवाज मिल सकती है। डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, आंकड़ों के जरिए सरकार ज्यादा ईमानदारी और असरदार तरीके से फैसले ले सकती है। जाति जनगणना में क्या चुनौतियां हैं? जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है, हर राज्य में अलग नाम और पहचान होती है, सबको एक फॉर्मेट में लाना मुश्किल है। कुछ लोग डरते हैं कि इससे जातिवाद और बंटवारा बढ़ेगा। 2011 की SECC का उदाहरण सामने है। डेटा था लेकिन पब्लिक नहीं हुआ, तो भरोसा नहीं बन पाया। अब आगे क्या होगा? इस बार सरकार पारदर्शिता से जाति जनगणना कर पाई, तो ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ सामाजिक असमानता कम होगी, बल्कि देश ज्यादा इंक्लूसिव और डेटा बेस्ड डेवलपमेंट की ओर बढ़ेगा। जाति जनगणना सिर्फ आंकड़े नहीं देती, ये उस सच्चाई का आईना है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया गया। ये देश के हाशिए पर खड़े करोड़ों लोगों की पहचान, हक और हकीकत को सामने लाने का मौका है। हाँ, ये संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन अगर सही तरीके से सबकी भागीदारी और पारदर्शिता के साथ किया जाए तो ये भारत को एक ज्यादा बराबरी वाले समाज की ओर ले जा सकता है।